अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि जो मईशत के दावे किए जाते हैं वो किस तरह ज़मी बोस हो रहे हैं और हर गर्मियाँ किस तरह लोगों के जानी और माली नुकसान का बाइस बनती हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। आज अलीमा खान साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां आज पीटीआई के 4 मुल्ज़मान को बड़ा रिलीफ भी मिला है और उन्हें 10 साल कैद जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ने सुनाई थी, ना सिर्फ ये कि वो कैद उनकी ख़त्म हुई, बरी हो गए वो टोटली, और ये चंद हफ्तों में हुआ। और ये कैसे हुआ, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है जी असद कैसर की सऊदी सफ़ीर के साथ। इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब की जो ज़मानत रिजेक्ट की गई थी लाहौर हाई कोर्ट से, उसका फ़ैसला भी जारी हो गया है। वो फ़ैसला किन स्ट्रॉन्ग बुनियादों पर है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और साथ ही साथ बयानिए की जंग किस तरफ जा रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं आज कुछ अदालती मामलात से। सबसे पहले आपको बताएं कि जी इमरान खान साहब का जो 9 मई केसेस में ज़मानतों का मामला था, उसके ऊपर आपको याद होगा उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थी और ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। अब उसका जो फैसला है वो जारी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बादिउन नज़र में इमरान खान साहब 9 मई के जो केसेस हैं उसकी साजिश में मुलविस नज़र आते हैं और उन्होंने जो मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवाने थे उसमें भी ताउन नहीं किया। जो शवाहिद हैं वो बज़ाहिर उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो लिहाजा उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद की जाती है, क्योंकि इस केस में मज़ीद जो है वो तफ्तीश और तहकीक की अभी ज़रूरत है। और इस केस में मज़हका ख़ेज़ बात यह है इस फैसले में कि लिखा ये हुआ है कि जनाब इमरान खान 4 मई को, 7 मई और 9 मई को चक्री में और लाहौर में साजिशें करते हुए जो है वो पाए गए। और जो पुलिस अफसर हैं, जो वही आपको याद होगा जो कहानी बनाई गई कि जो 2 पुलिस एहलकार जो है वो हर जगह पहुंच जाते थे जहां इमरान खान साजिश कर रहे होते थे और कान लगाकर वो सारी साजिश सुन लेते थे। तो जी वो इन जगहों पर पाए गए और इसलिए उन्होंने वो साजिश सुनी और इस बुनियाद के ऊपर जो है शवाहिद उन्हें बड़े ये स्ट्रॉन्ग नज़र आए। सबसे पहले तो इसमें यही बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप कह रहे हैं कि 9 मई को वो लाहौर में साजिश कर रहे थे, जबकि सबको पता है कि 9 मई को तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको जो गिरफ्तारी को जिस अंदाज से किया गया था उसके बाद ही तो सारा आपने देखा कि जो 9 मई का मंजरनामा था वो सामने आया। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो लाहौर में उस दिन थे ही नहीं, उसके बाद तो उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया और वो फिर 2-3 दिन तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में ही थे, जब फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी करार दी, जिसके बाद फिर उनकी रिहाई अमल में आई थी और ये मेरा ख्याल है कोई 11-12 मई हो चुका था। तो ये इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सॉलिड इनके पास शवाहिद हैं। लेकिन बहरहाल इन केसेस में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। आम तौर पर जो किसी के इमा पर होने वाले इस तरह के इल्ज़ामात हैं उसमें ज़मानतें मिल जाया करती हैं अगर कोई फ़िज़िकली वहाँ पर मौजूद है और उसके ख़िलाफ़ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो एक अलग बात है। एक बंदा वहाँ फ़िज़िकली मौजूद ही नहीं जहाँ कोई इवेंट हुआ है और आप कह रहे हैं कि जो उसके कहने पे हुआ है, तो फिर उसके लिए आपके पास बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉलिड किस्म का एविडेंस होना चाहिए, जो कि इस केस में नज़र नहीं आता। तो बहरहाल ये जी इमरान खान साहब का फ़ैसला। लेकिन दूसरी तरफ 9 मई के ही मुख्तलिफ मुकदमात में आपको याद होगा तकरीबन 1-1.5 महीना पहले इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा साहब ने काफ़ी सारे जो पीटीआई के कारकुनान हैं, मेरा ख्याल है कोई 100-150 थे या शायद कुछ इसी तरह आसपास थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो उनको जो है वो सज़ाएं सुना दी थी और उनमें से बहुत से कारकुनान ऐसे भी थे जिनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि ये वही वक्त है कि जब एमएनए अब्दुल लतीफ़ जो चित्राल से पीटीआई के एमएनए थे, उनको भी सज़ा सुनाई गई थी 10 साल कैद की और जुर्माने वगैरह की भी। तो ये वही वाला केस है और इसमें एक साथ धड़ल्ले से उन्होंने जिसको कहते हैं रंदा फेरते हुए ये सज़ाएँ सुनाई थी। लेकिन इन सज़ाओं की हकीकत क्या थी, ये केस कितने स्ट्रॉन्ग थे और किस अंदाज से ये ट्रायल हुए थे, इसका भांडा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फूट गया। वो इस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में आज जो 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस आज़म खान और जस्टिस खादिम सुमरो साहब, इनके रूबरू 4 मुल्ज़मान की आज दरख्वास्त लगी हुई थी इस कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील।
अच्छा, मज़े की बात यह है कि इमरान खान का जो अल-कादिर वाला फ़ैसला था वो जनवरी में आया था और आज दिन तक उसमें मरकज़ी अपील पे सुनवाई नहीं हुई, हत्ता कि सज़ा मुअत्तली पे भी सुनवाई नहीं हुई। अभी तक बस टाल मटोल चल रहा है, 6 महीने होने को हैं। लेकिन यहाँ पर 1.5 महीना पहले जो है वो सज़ाएं सुनाई गई और फ़ौरन लग भी गई अपील। ये वैसे तो अच्छी बात ही है, किसी को नाहक रखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ इस केस में कि ये बताया गया कि जी इमरान खान की अपीलें इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पॉलिसी बना ली है कि जो पहले अपीलें आई हैं पहले उनके फैसले होंगे और जो बाद में अपीलें आएंगी उनकी बाद में बारी आएगी, तो नंबर वाइज चलेगा। तो इस वजह से इमरान खान की अपीलें नहीं लगाई जा रही। हालांकि ये सरासर झूठ था और बेकार बहाना था, क्योंकि अपने ही इसी केस में इन्होंने इस बहाने और इस पॉलिसी के खिलाफ जाते हुए 9 मई के 4 मुल्ज़मान की जो अपीलें थी वो लगा दी। तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वैसे ये झूठे केसेस थे, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबित हुआ और इन जज साहिबान ने इन 4 मुल्ज़मान की जो सज़ा है ना सिर्फ उसको ख़त्म किया बल्कि बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि इन 4 मुल्ज़मान के ऊपर जब सामने आमने बात हुई तो पता ये चला कि क्या जी इनके पास से कोई असलहा निकला? कहते कोई असलहा नहीं निकला। अच्छा, फिर इन्होंने क्या पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया? तो वो कोई पुलिस एहलकारों का रिकॉर्ड मौजूद है? कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कोई गोली चलाई? नहीं जी, इनके पास कोई असला ही नहीं था, गोली नहीं चलाई। फिर इन्होंने क्या किया? कुछ एविडेंस नहीं। क्या लिखा हुआ था सज़ा के अंदर कि जनाब इनके पास पीटीआई के झंडे थे और उन झंडों में जो डंडे थे उनकी मदद से ये जनाब लोगों को हरासा कर रहे थे या कुछ भी। तो वो भी कोई उसका भी कोई सॉलिड जो एविडेंस था वो मौजूद नहीं था कि उन डंडों से अगर किसी पुलिस एहलकार को मारा, कोई ज़ख्मी हुआ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप सामने लेके आते कि भाई ये पुलिस एहलकार था, इसको इस बंदे ने मारा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मौजूद और फिर बिला वजह की एक सज़ा और वो भी 10 साल सज़ा सुनाई गई। जिसके बाद आज जब खुली अदालत में इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू हुई तो इन 4 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो बहरहाल ये भी अल्लाह का शुक्र है कि यानी इंसाफ पर मबनी फ़ैसला कर दिया। ना भी करते तो क्या हो जाता, आजकल तो हम देख ही रहे हैं तमाशा जो इंसाफ का हो रहा है। तो बहरहाल जी ये एक ज़बरदस्त बात हुई। इन्हीं मुल्ज़मान की दरख्वास्त के ऊपर और दीगर दरख्वास्तों के ऊपर आज अलीमा खान साहिबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी और इन्होंने यहाँ पर जो है आज बड़ी अहम गुफ्तगू भी की। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए अलीमा खान साहिबा कारकुनों की पेशियों पर, इमरान खान साहब की पेशियों पर, उनकी दरख्वास्तों पर पूरा फॉलोअप करती हैं, हर जगह पहुंचती हैं। कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी दहशतगर्दी की अदालत में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी कहीं पे कभी कहीं, लेकिन हर जगह आपको वो पहुंचती नज़र आती हैं, पूरा फॉलोअप कर रही होती हैं और कोई पहुंचे या ना पहुंचे। और दूसरी तरफ ये रहनुमा जो हर जगह पहुंचते भी नहीं हैं फिर भी वो ये कहते हैं कि जी अलीमा खान क्यों जो हैं वो फ्रंट पे आ रही हैं या वो क्यों कर रही हैं। तो यानी ये तो वही बात हो गई कि हमने करना नहीं और किसी को करने देना नहीं तो ये इस तरह की बात लगती है। बहरहाल अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जब उनसे सवाल हुआ कि माइनस वाला जो आपका बयान था उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई और पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि उसकी वजह से नुकसान भी हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगी? तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान से क्या नुकसान होना है, मैंने तो जो देखा वही बताया है कि सिस्टम जो है वो बेसिकली इमरान खान को माइनस कर रहा है। सिर्फ केपी हुकूमत की क्या मैं बात करूँ, ये तो सिस्टम माइनस कर रहा है और वो इस तरह माइनस कर रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है, उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया है, उनका पैगाम, उनकी तस्वीर, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती, उनके केसेस के ऊपर टोटल एक स्टॉप लगा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं ताकि वो बिल्कुल मंजर से गायब किए जा सके। तो मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ये सिस्टम ही उनको माइनस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज वो अली अमीन की तारीफ़ करते भी नज़र आई और उन्होंने कहा, जब उनसे एहतजाज से मुतलिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसकी तैयारी हो रही है और अली अमीन के पास तो 2-3 बड़े अच्छे प्लान्स भी हैं। एहतजाज से पहले ही उन्होंने हिकमत अमली तैयार करनी शुरू कर दी है। तो वो काफ़ी इसके ऊपर जो थी मुतमईन थी कि सारी जो पार्टी है वो इसके ऊपर वो उम्मीद कर रही थी कि एहतजाज के ऊपर ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब ये बात हुई कि डिमांड क्या की जा रही है तो उन्होंने कहा कि देखें, इमरान खान को तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अवाम की बात ना करें, आप रूल ऑफ लॉ की बात ना करें, आप जो हो चुका है उसकी बात ना करें, आगे की बात करें, आप अपनी बात करें, आपके ऊपर हम चीज़ों को देख लेते हैं, आपको रिहा कर देते हैं, आपके लिए कोई रास्ता बना देते हैं। लेकिन आपने जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। यानी आम अल्फाज में आप कह लें कि जो इलेक्शन हो गया है, जो सिस्टम आ चुका है उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके साथ गुजारा कर लें। 9 मई के ऊपर उनका है कि जी आप कोई माफ़ी मांग लें, उसके
ऊपर छोटी मोटी सज़ा सुना दी जाएगी, उसके बाद आपको रिहा कर देंगे, और जो बाकी कारकुनान को सज़ाएं सुनाई जा रही हैं वो चलती रहें, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी उन्होंने यानी कहा कि ये जो आप मुतालबा करते हैं कि नहीं जी CCTV फुटेज दें और ये करें वो करें, तो इन चीज़ों से आप पीछे हट जाएं। और अलीमा खान साहिबा के बकौल इमरान खान साहब का जवाब सबको पता ही है कि वो इसी बात के ऊपर तो डट के खड़े हैं कि कोई भी गलत जो काम हो चुका है उसको अगर कबूल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि फिर आगे सिस्टम ठीक नहीं होगा, इसके आगे खड़ा होना होगा तो ही सिस्टम जो है वो आगे बेहतरी की तरफ जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि जी इसके ऊपर जो है इमरान खान का जवाब वही है, वो तो डट के खड़े हैं, अपने लिए उन्हें रिलीफ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि सिस्टम में बेहतरी आए और यही उनकी जद्दोजहद का मरकज़ है। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खान साहिबा की आज की गुफ्तगू थी, और ये उन्होंने आज सारी जो बातें हैं वो की हैं। दूसरी तरफ आज जो एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है PTI की, वो जनाब असद कैसर साहब के साथ हुई है। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी से उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये जो मुलाकात है ये 2-3 हवालों से इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद ये कोई इमरान खान की रिहाई से मुतालिक चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। मुमकिन है कि कुछ उसके ऊपर भी बात हुई हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर PTI के कुछ रहनुमा किसी से मिलते हैं तो जो उनके जमात को इस वक्त चैलेंजेस हैं उसके ऊपर तो ज़ाहिर बात होती है। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक तो ये ना भी बात करें तो जिससे भी वो मिलेंगे वो खुद ही बात कर लेता है, तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिए, अब ये मेरे पास ख़बर नहीं है लेकिन मेरा ये अंदाज़ा ज़रूर है कि आपको याद है कि इस वक्त जो अब्राहम अकॉर्ड है उससे रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन हो रही है, और कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक TV प्रोग्राम में ये बात कही कि पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को, ईरान को, दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं इनको देखना पड़ेगा कि इसराइल से मुतालिक क्या एक इज्तिमाई पॉलिसी बनाई जाए। टर्की की भी शायद वो बात कर रहे थे। तो इस इज्तिमाई पॉलिसी में पाकिस्तान को भी इन ममालिक के साथ जाना चाहिए। तो ये एक इशारा वो जो था दे रहे थे कि अगर सऊदी अरेबिया कबूल कर लेता है, इसराइल को तस्लीम कर लेता है, उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है, तो फिर क्या पाकिस्तान भी उसको तस्लीम कर सकता है। उसकी तरफ इसका मतलब है कि एक सोच कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो सऊदी अरब में अगर ये सोच पाई जाती है तो उसके साथ साथ फिर देखना होगा कि क्या यहाँ पर भी जो तमाम एक पार्टीज़ का सर्कल है उसके अंदर यही बात के लिए कोई रायमा तो नहीं हमवार होगी। तो ये मुमकिन है कि इस हवाले से भी बात हुई हो, क्योंकि PTI का तो इसके ऊपर एक क्लियर कट मौक़िफ़ है इमरान खान की वजह से कि वो ये कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, और उसके ऊपर जब तक कि जो एक पॉलिसी है पाकिस्तान की रियासत की, जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दे दी थी, उसी को फॉलो करना चाहते हैं। तो PTI की इसके ऊपर ये पॉलिसी है। इमरान खान साहब कई दफ़ा इसका अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल ये भी हो सकता है कि इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई हो कि PTI इसके ऊपर क्या कोई नज़रसानी करने का इरादा रखती है या नहीं, ये भी ऐन मुमकिन है। और ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं मे बी उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू हुई हो, सऊदी अरेबिया और जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी। लेकिन बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है जो आज असद कैसर साहब की हुई है। अब जी आपको बताएं कि आज एक वीडियो जो है वो बड़ी ज़्यादा गर्दिश में रही, और वो वजह थी जनाब के जो एक फ़ौजी खातून अफसर हैं उनकी एक वीडियो है जो वो नौजवानों से खिताब करते हुए बता रही हैं, और उस वीडियो का जो क्लिप है वो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें वो कुछ ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसके अंदर बहुत सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी है और हम गलतियों का जायज़ा भी लेते हैं, उससे सीखते भी हैं। और वो ये भी कहती हैं कि जो मैं ये नहीं कहती कि जो कुछ भी पाकिस्तान आर्मी करती है वो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। और फिर साथ ही वो ये भी कहती हैं कि जी आप ये मत सवाल करें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, आप ये सोचें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया। तो उनकी ये जो गुफ्तगू है सारी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, और इसके ऊपर तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे थे। अब मैं इसके ऊपर बहुत तफसील बात नहीं करती क्योंकि ये रात से वीडियो चल रही है तो यकीनन आपके इल्म में भी होगा, लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं पहलू देखने वाले। पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि मुख्तलिफ फ़ौजी अफसरान को जाके तालीमी इदारों में लोगों को अपने इदारे से मुतल्लिक नैरेटिव देने की ज़रूरत पेश आए। भाई पाकिस्तान आर्मी के साथ तो ज़ाहिर आवाम है ना, यही आपका मौक़िफ़ है कि जी हम आवाम तो हमारे साथ है, तो फिर आपको ज़रूरत क्या है कि आप जाके अपना नैरेटिव दे रहे हैं। क्या और ममालिक भी इसी तरह हम देखते हैं कि कोई फ़ौजी अफसरान जाके अपना
कोई बयानिया बना रहे हों, बयानिया तो फ़ौज का अवाम खुद बनाती है, वो खुद अवाम जो है वो फ़ौज के साथ चूँकि खड़ी होती है तो वो उसका मुकदमा तो खुद लड़ती है, उनको तो खुद सिर्फ सरहदों पर लड़ने का काम है, उनका मुकदमा, उनका बयानिया की जो जंग है वो तो अवाम उनके लिए लड़ा करती है, वो उसके लिए उन्हें खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारी फ़ौज के अफसरान जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में भी जाते हैं और जाके तकारीब में भी खिताब भी करते हैं और लोगों को बताते हैं कि फ़ौज जो है उसका क्या सिस्टम है और वो किस तरह से ऑपरेट करती है और उसके मकासद क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो एक तो ये बात, दूसरा जो इसका एंगल है कि जिसमें जो खातून अफसर गुफ्तगू कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि जी हम गलत करें या सही करें, हम जो भी करते हैं वो करते पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पहली बात इस पे जो क्वेश्चन उठता है वो ये कि आप पब्लिक इंटरेस्ट का तयन कैसे कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट का तयन करना इदारे का, फौजी इदारे का या आर्मी का तो काम है ही नहीं, ये तो अवाम ने तय करना है ना कि उनका पब्लिक इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और वो ये तय करके अपनी एक मुंतखब हुकूमत बनाते हैं और फिर उसके बाद जो डे टू डे अफेयर्स हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, उसके ऊपर वो जो उनकी नुमाइंदा हुकूमत होती है वो तय करती है कि अवाम का फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं है, और उसने फ़ैसले करने होते हैं और उन फ़ैसलों को फ़ौज ने इम्प्लीमेंट करना होता है अगर उनसे रिलेटेड दिफा से मुतल्लिक कोई वो फ़ैसले भी करती हैं। तो फ़ौज का तो कहीं ये काम नहीं है, आईने पाकिस्तान जो आज तक थोड़ा बहुत मौजूद है उसके तहत तो फ़ौज का कहीं ये काम नहीं है कि वो ये तय करे कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है और नहीं है। तो एक तो इसके ऊपर सबसे पहले जो ये सोच है इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई आप ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि जी हम ये सही है और ये गलत है। तो पहला तो ये, दूसरी बात ये कि अगर इस बात को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लिया जाए कि जी पब्लिक इंटरेस्ट में आप सब करते हैं, तो फिर तो एक लंबी तारीख है जिसमें देखा जा सकता है कि क्या क्या जो कुछ हो चुका है पीछे आपकी तारीख में, तो वो क्या सब कुछ आपने पब्लिक इंटरेस्ट में किया। यानी जो हुकूमतें बनाना गिराना ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट का काम था, फातिमा जिन्ना को गद्दार करार देना ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट का काम था, अपने ही लोगों के ऊपर किसी भी तरह की जारियत करना या उनके ऊपर जो है वो इस हद तक सिचुएशन को ले जाना कि हमारा एक मशरकी बाजू टूट गया, तो ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट था। इसी तरह से ये सवाल उठते हैं कि ये सिलसिला तो चलता ही चला गया, ये कहीं रुका कहाँ है। सियासत में मुदाखलत करना ये कौन सी पब्लिक इंटरेस्ट है, ये तो आपके अपने हलफ की आप खिलाफवर्जी करते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि सारे लोगों ने कल से रिपीट की हैं। तो मैं ये समझ रही हूँ कि अगर बयानिया बनाने के लिए ये किया जा रहा है कि जी लोगों को भेजा जाए, तो वो तो उल्टा ऐसा लग रहा है कि वो सारी बातें जो पहले दबी हुई होती हैं दोबारा वो उठ के खड़ी हो जाती हैं और सारे उसके ऊपर जो है वो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने ला के रख देते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ये जो ख़ास तौर पर हुकूमत के सहाफ़ी लोग हैं और इस तरह की जो टाउट हजरात हैं उनका ये कहना होता है कि जी इस तरह के आप काम करें क्योंकि अब आप बड़े मकबूल हो गए हैं जंग के बाद। भाई जंग के हवाले से तो बिल्कुल कौम आपके साथ खड़ी और खड़ी होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिफा में जो आपका एक ज़रूरत है, जो आपका एक मुसम्मम किरदार है वो बिल्कुल होना भी चाहिए, वो है और वो कौम उसके लिए आपके साथ भी खड़ी है। लेकिन उसको अगर कोई ये सोच रहा है कि उससे बाकी जो चीज़ें हैं वो सब पसे पर्दा चली जाती हैं, तो उसका मेरा ख्याल है कि एक ये आप कह सकते हैं कि एक चेकलिस्ट हो गई है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि उसके पीछे जो है वो सब कुछ भुलाया जा सकता है या सारी चीज़ें बाकी जो हैं अगर कुछ गलत भी हो रहा होगा तो उसको भी लोग पसे पुश्त डाल देंगे, तो वो ऐसा नहीं है। अब ये वो आ गया है एक लोगों की अवेयरनेस का भी लेवल और सोशल मीडिया की भी वजह से कि लोग अपनी राय का खुल के इजहार भी करते हैं और उनको पता है कि कहाँ तक उन्होंने आपका साथ देना है और कहाँ पर उन्होंने आपसे सवाल भी करना है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो इसमें खुल के जो है वो सामने आ जाती हैं। बहरहाल ये जो वीडियो है इसको काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही थी कि इसके ऊपर तनकीद भी हुई है, कुछ लोगों ने आके इसको डिफेंड करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनके डिफेंस में बस यही था कि जो तनकीद कर रहे हैं उनको गालियाँ दे लें, कोई ख़ास लॉजिक नहीं थी उनके पास कि वो किस बात पे डिफेंड करें। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ों के बाद आखिर में एक ख़बर आपको मैं सुना दूं कि जनाब एक बहुत अफसोसनाक ख़बर मुझे सुनने को देखने को मिली कि एक जो नौजवान है उसने आज ख़ुदकुशी कर ली। गुजरांवाला का ये शहरी था और बिजली के बढ़ते बिल से इतने ये लोग बेचारे परेशान थे, तंग थे, नहीं बिल अदा कर पाए और उसके बाद इनका जो मीटर था वो उतार लिया गया और उसके बाद बिजली मुनक़ता हुई तो इन्होंने हमसायों से बिजली ले ली। उसके बाद हमसायों के कहने पर, शिकायत पर इनके ख़िलाफ़ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। उस मुकदमे की वजह से पुलिस गिरफ़्तार करने आ गई इस नौजवान के वालिद को और गिरफ़्तार करके ले गई।
अब ये इतना दिल बर्दाश्ता था कि जिनके पास जाहिर है बिल जमा कराने के पैसे नहीं थे वो बेचारे किधर कचहरियों में जाते और ज़मानतें कराते, क्या करते। और जाहिर है ओवरऑल हालात ऐसे ही होंगे ना जिसकी वजह से वो नहीं बिल जमा करा रहे कि गुर्बत होगी। उस नौजवान ने तैश में आकर तेज़ाब पी लिया और ख़ुदकुशी कर ली और इसकी हालत बहुत तशवीशनाक ख़राब थी। खैर रेस्क्यू एहलकार इसको ले जाना चाह रहा था अस्पताल, लेकिन वो उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। और वो बेचारा रेस्क्यू एहलकार भी बड़ा दिल बर्दाश्ता था और उसने कहा कि मैं ख़ुद इसकी जो बाप की ज़मानत है वो जाके आज करवाऊँगा। तो इस पूरे सानहे में जो तकलीफ़ मुझे हो रही थी वो किस बात की हो रही थी कि यानी पिछले साल भी आपको याद होगा कितने लोग जान से चले गए थे कि बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे। किसी ने खुदकुशी कर ली, एक भाई था उसने दूसरे भाई को कत्ल कर डाला छुरियों के वार से कि जी वो बिजली के बिल में शेयर नहीं पूरा दे रहा। किसी ने ट्रेन के नीचे आके, किसी ने नहर पे छलांग मार के, किसी ने रक्षा जला दिया, किसी ने कुछ किया, लेकिन लोग बेबस हो गए थे कि बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे। और इस दफ़ा अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, फिर एक दो खबरें इस तरह की आ चुकी हैं कि लोग बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं कर पा रहे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो नाजायज़ टोला वैसे ही नाजायज़ तरीके से आपके ऊपर मुसल्लत है। ये झूठ किस तरह के लंबे लंबे बोलते थे कि जी हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम 200 यूनिट आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। ये मोहतरम बिलावल साहब और अलीम खान साहब फरमाया करते थे और मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब फरमाया करते थे कि जी 200 यूनिट हम फ्री देंगे। आपके बिल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जी आपका बिल तो पंजाब हुकूमत ने अदा कर दिया है, ठीक है। और सूरत हाल असल क्या है? सूरत हाल ये है कि महंगाई का वो एक अजाब नाजिल हुआ हुआ इन लोगों के आने से कि लोग अब तंग आकर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि इस जाहिल और एक नाजायज़ टोले ने आपको किधर किस मकाम पर लाकर पहुंचा दिया कि इनके जो 30-30 लाख के जो तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, जजेज़ हैं, उनको 2-2 हज़ार यूनिट फ्री जो हैं वो बिजली के मिल रहे होते हैं। ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, एसी डीसी ये वो, इन सबको फ्री में बिजली के यूनिट मिल रहे होते हैं। और एक आम आदमी जिसने एक पंखा एक लाइट जला के भी गुजारा करना है, उस बेचारे को बिजली का बिल वो भी देना इतना मुश्किल है कि वो अपने आप को मार लेता है। लेकिन वो बेचारा तंग आ जाता है कि मैं इस निज़ाम के आगे क्या करूँ। फिर ऐसे में अगर कोई आके ये लेक्चर दे कि आप ये मत सोचें कि मुल्क ने आपको क्या दिया, आप ये सोचें कि आपने मुल्क को क्या दिया, तो वो फिर आगे से आपको क्या जवाब देगा कि ये मुल्क ने दिया है कि जो आपकी उमरा है, जो अशराफिया है, वो यहाँ पे बैठ के अयाशियाँ करे, गरीब आवाम के खून पसीने के ऊपर अयाशियाँ करे, और जो आपका गरीब है वो यहाँ पे बिलकता हुआ जान दे दे। और फिर भी आप उससे ही आके पूछें कि बताओ तुमने क्या दिया। अब वो और क्या दे दे इस मुल्क को, क्या दे दे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।